नमस्कार दोस्तों, आइए हम सब जो घटना चक्र से संबंधित हम सब क्लास कर रहे हैं। आज क्लास नंबर 6 आज क्लास नंबर 6 हम सबका होगा। वो घटना चक्र का हम सब आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। आइए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने कितने चैप्टर हो चुके हैं हम सबका देखते हुए आगे बढ़ते हैं और कौन सा चैप्टर आज शुरुआत होगा हम सबका ये भी देख लेते हैं। अच्छी बात ये है दोस्तों कि हम सबका यहाँ से देखिए आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से होता है। हम सब ये साइड का लेफ्ट साइड में जितने भी हैं सारे के सारे प्रश्न हम सबका पूरा हो चुका है। अब हम सब ऊपर में ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 से 3 क्लास में पूरा आधुनिक भारत हम सबका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज का हम सबका चैप्टर होगा दोस्तों ये वाला, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित प्रश्न को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आगे तक ले लेंगे। ठीक है, आइए इतना चैप्टर आज क्लियर करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आइए आज हम सब अपने चैप्टर पे आते हैं। आइए दोस्तों, बस जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले जितने भी टॉपिक दिखाए आपको वो सब क्लास क्लास 1 से लेकर 4 तक में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और हम सब ये इतना टॉपिक जो है ना, एक 4-5 क्लास जो हुए हैं इससे पहले यू चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर ये वीडियो सही लगेगा तो जाके उनको भी देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से। चाहे आप TRE 4 का तैयारी कर रहे हो या 72वीं जो PT BPSC का होने वाला है, वो सब में बहुत ये फायदे करेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र से हम सबको स्रोत पता चलता है कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है और नीचे एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से है और क्वेश्चन जो बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं यहीं से रहते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से अध्ययन करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है ताकि क्वेश्चन हम सबका किसी प्रकार स्वराज पार्टी से संबंधित बने भी तो हम सबसे छूटे नहीं। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CR दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। यानी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी जो बनाई उसका उद्देश्य था कि राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 को गया में महाराजा टिकरी के निवास स्थान पर बैठक में कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की गई। वर्ष 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी यानी स्वराज पार्टी का गठन किया गया तथा 20 से 22 फरवरी 1923 को इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में इस नवगठित पार्टी को सामान्य बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के कार्यक्रम और संविधान को मंजूरी दी गई तथा साथ ही पार्टी को जो है ना, पार्टी को नया नाम दिया गया जिसका नाम स्वराज पार्टी। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। CR दास यानी चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने। इनको याद रखना, यह पार्टी जो है ना कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने राज्य परिषद के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया तथा अच्छी सफलता हासिल की थी। इनका वास्तविक उद्देश्य था इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात रखना तथा सरकार के साथ असहयोग करना। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के उपरांत की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल के स्थापना असफल के बाद हुई। यानी स्वराज दल की जो स्थापना हुई ना, क्या चीज असफलता के बाद हुई, कौन सा आंदोलन असफलता हुआ जो कि इसकी स्थापना की गई? ये है असहयोग आंदोलन। हम सब दोस्तों जानते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था गांधी जी के नेतृत्व में और अच्छा खासा आंदोलन का नेतृत्व चल रहा था। और 1922 में यानी 1922 में ही चौरी चौरा नामक घटना घट गया यूपी में। ठीक है, ताकि जो कि 5 फरवरी को हुआ था और गांधी जी को जो है ना आंदोलन को इसी कारण
हिंसा हो गया था आंदोलन में, ताकि इस कारण गांधी जी को आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। आइए, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। आइए, स्वराज पार्टी का गठन डैश यानी किसकी असफलता के बाद हुआ, ये ऊपर भी हम सब देख चुके हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता। स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना जो ना चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ऊपर हम सब देख चुके हैं। चितरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है ना सीआर दास, मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था। और आइए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? ये तो समूह के रूप में किस संगठन से हुआ था? कांग्रेस के संगठन से ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। उन्हीं का, कांग्रेस के लोग ही थे स्वराज पार्टी में, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के एक भाग के रूप में की गई, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू महासचिव बनाए गए। स्वराज जो है ना, आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं का प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किया सी आर दास ने। सी आर दास का कहना था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, क्योंकि आम जनता के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। देशबंधु चितरंजन दास, जिसे सी आर दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि किसी विशेष वर्ग, कि नहीं कि ये वर्ग बड़ा वर्ग है तो बड़ा वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए नहीं, विशेष आम लोगों के लिए गठन किया गया था। उसका उद्देश्य था चित्तरंजन दास जी का। आइए, साइमन कमीशन से संबंधित क्वेश्चन को हम सब देखते हुए। साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रश्न कोई भी एग्जाम हो, किसी भी हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे जो एग्जाम आप उठा लीजिए। साइमन कमीशन 1927, ठीक है, इससे संबंधित आइए क्वेश्चन है। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? यानी साइमन कमीशन ने भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला। साइमन कमीशन में जो ना किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था ना दोस्तों, तो अंग्रेजों के द्वारा इसी अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की ही समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ताकि इसकी समीक्षा किया जाए और इसमें इससे और इसी में क्या आगे ऐड करना चाहिए, अच्छा अच्छा नीति, कौन सा नीति लाना चाहिए जो जनता के हित में हो, उसी की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन लाया, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। इस आयोग के सभी सातों सदस्य ब्रिटिश थे। इनमें किसी भी भारतीय राजनीतिक दल या समूह या समुदाय के एक भी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया था। मुख्य आंदोलन का मेन कारण साइमन कमीशन में यह था कि किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार 1928 में इंडिया पहुंच चुका था। आइए, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार, 10 वर्ष की इसकी समीक्षा हेतु वैधानिक आयोग, ठीक है, के गठन का प्रावधान था। अच्छा, वैधानिक आयोग, सेट सेटरी कमीशन, सेटरी कमीशन के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष 2 वर्ष पूर्व नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन के 7 सदस्य थे। चूंकि इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे जो है ना श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंच गया। यानी साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को ही बम्बई पहुंच चुका था। आइए नेक्स्ट, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा जो है ना कब किया गया, घोषणा कब किया गया, ऊपर हम सब देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसमें डेट उपयुक्त में से कोई नहीं है। आइए, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था?
साइमन कमीशन को जन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये सर साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय था। नेहरू रिपोर्ट जो है ना, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, आइए, साइमन कमीशन में किसी भारतीय को शामिल न होने के कारण भारत में कमीशन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के राष्ट्र सचिव जो ना लॉर्ड ब्रेकन हेड, यानी उस समय भारत के जो ना राज्य सचिव थे लॉर्ड ब्रेकन हेड, लॉर्ड ब्रेकन हेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ है। इन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया। यानी सिंपल भाषा में समझाते हैं आपको। लॉर्ड भारत सचिव जो था ना, लॉर्ड ब्रेकन हेड, उनका कहना था कि भारतीय भारतीय जो है कानून बनाने के लिए असमर्थ है, यानी कानून इसके बनाना इसके बस की बात नहीं है। और ये ऐसा कानून अगर बनाना चाहते हैं तो बनाओ। एक तरह से चैलेंज किया गया, अगर तुम्हारे में है कि तुम कानून बनाओगे और सभी राजनीतिक दल उसका समर्थन करे तो कानून बना के लाओ, हम उसी को आगे बढ़ा देंगे। और ये चुनौती जो दिया, तो इस चुनौती को जो ना भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया। इस योजना के अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित की गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या 10 थी। अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम से नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। इसमें जो सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी 1928 में, याद रखना। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार और यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता, धर्म के हर प्रकार से राज्य में पृथककरण, ऐसा सब नेहरू रिपोर्ट में चर्चाएं की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम सब जो है आ गए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज 1929। इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। बस आप सबको जानकारी के लिए ये और बता दो दोस्तों, इस चैनल पे जो है ना, इससे पहले जो है ना फिजिक्स का वीडियो, केमिस्ट्री का वीडियो, बायो का वीडियो अपलोड हो चुका है। घटना चक्र का ही, घटना चक्र पूर्वावलोकन का ही हो गया है। और इसमें ऐसा नहीं कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास वाइज आ रहा है, इसमें इसमें वीडियो बायोलॉजी का एक क्लास में फिनिश हो गया, केमिस्ट्री का एक क्लास में फिनिश हो गया, फिजिक्स का भी एक क्लास में ही पूरा फिनिश हो गया। इसलिए अगर बायोलॉजी का जरूरत पड़े तो चैनल पे पड़ा हुआ है, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से संबंधित आइए क्वेश्चन हम सब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष या महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा? यह जब लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है ना जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। ठीक है, आइए, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया है और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया है, यह है 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर
1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ये 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा। कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर, याद रखना ये लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया, इतना याद रखना है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो ना 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस, यानी 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहीं से जो है ना 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। और यहीं से 26 जनवरी का दिन जो हम सब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हम सब का बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी को हम सब जो मनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, यहीं से स्टार्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो ना पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को गृहीत किया गया, यानी पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को माना गया? ये लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था? ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर के आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू, याद हो गए होंगे आप सबको। इसमें इतने संबंधित एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अच्छी तरीके से सबको समझ में आ जाएंगे, और रिवीजन भी अच्छी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बस ध्यान से देखते जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को जो ना पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? ये 26 जनवरी 1930 को जो ना पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। ये 1929 में कांग्रेस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया, यानी पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो इसका जवाहरलाल नेहरू ही आंसर हो जाए। अब आइए हम सब सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित में आ गए दोस्तों। इसी प्रकार एक दो क्लास में पूरा आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए अच्छी प्रकार से रिवीजन इसी प्रकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा जो है ना की गई कब? 1930 में। दांडी यात्रा 1930 में की गई। महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों, यानी महात्मा गांधी समेत कुल 81, यानी 80 सहयोगी साबरमती आश्रम से लेके निकले। अगर महात्मा गांधी को इसमें ऐड करते हैं तो हो जाता है 81। इसीलिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है उनको देख के याद रखिएगा, ठीक है। 80 सहयोगी महात्मा गांधी समेत 81 सदस्य के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किए। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को जो है ना दांडी को सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। यानी कि दोस्तों याद रखना है टोटल कितना दिन लगा? 24 दिन, ये तो याद रखना है। ये साथ में स्टार्ट हुआ 12 मार्च, ये भी याद रखना है। 12 मार्च स्टार्ट हुआ, ये भी याद रखना है। और नमक कानून तोड़ा गया कब? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को भी याद रखना है, ठीक है। 12 मार्च स्टार्ट हुआ, 12 से 6 अप्रैल तक लगा, इसमें टोटल 24 दिन लगा। ये सब तो हम सब देख चुके हैं। आइए, ये सब इतना इम्पोर्टेंट याद रखना है। औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने, तमिलनाडु में ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरी तिरुचिरापल्ली से देवरारण्य तक की नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा की। क्वेश्चन सीधे आएगा दोस्तों कि तिरुचिरापल्ली से देवरानम्य तक की नमक सत्याग्रह की यात्रा किसने की? नाम आ जाएगा राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में हुआ, ये तमिलनाडु में हुए तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा।
दांडी यात्रा कितने दिन तक चली? देखिए दोस्तों आ गया ना, 24 दिन तक चली। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कितने दिन तक चली? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने कहाँ से प्रारंभ किया? दांडी से, दांडी साबरमती आश्रम से। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? दांडी से प्रारंभ किया। अच्छी तरीके से याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग कितनी दूरी है? ये भी याद रखना है। 241 मील। हमेशा क्वेश्चन में 241 मील याद रखना ही है दोस्तों, टीआरई में पूछा गया था। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती यानी कि 12 मार्च को साबरमती आश्रम से, ठीक है, दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। यानी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। ये 24 दिन याद रखना है, 24 दिन तो याद रखना ही है, और 241 मील, बस इतना याद रखिए अच्छे से। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना है और सरकार की सत्ता कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। यानी एक से अधिक अंश से ये भी हो जाएगा, सरकार की सत्ता कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, एक से अधिक। इसीलिए गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून का निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी का असफल हुआ तो उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। गांधी जी ने रचनात्मक कार्य को महत्व दिया था। ठीक है, कार्यक्रम को महत्व दिया। 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान में लगा दिया। 1934 में महात्मा गांधी ने हरिजनों उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति में स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा 1933 में हरिजन नमक 1933 में गांधी जी ने हरिजन नमक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इसको याद रखना है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था। आइए देखते हैं, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफार खान के द्वारा संगठित किया गया था। अब्दुल गफार खान को भी दोस्तों महात्मा गांधी के उपाधि के तौर पर जाना जाता है। आइए देखते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया तथा लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश ब्रिटिश उपनिवेश के आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालात में सुधार की मांग की। ध्यान तब है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे तो उत्तर पश्चिम, याद रखना उत्तर पश्चिम दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के मुसलमानों ने अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना गया? खुदाई खिदमतगार जो है ना, ये रेड शर्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के रूप में जाना गया था। ऊपर हम सब देखे थे खुदाई खिदमतगार को, यहाँ पे इसी को लाल कुर्ती बोला जाता है। लाल कुर्ती बोलिए या रेड शर्ट। ठीक है, आइए, भारत भारत में जो ना अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया? रेड शर्ट बोलना नहीं है, रेड शर्ट बोले या फिर लाल कुर्ती बोले, रेड शर्ट बोले या लाल कुर्ती बोले। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान को ही मारना है।
सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? ये सीमांत गांधी के नाम से भी अब्दुल गफ्फार खान जाना जाते हैं दोस्तों, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, दोनों, सीमांत गांधी आए तो वो भी ठीक, फ्रंटियर गांधी आए तो दोनों को ध्यान में रखना, के नाम से जाने जाते हैं। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम जो है अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आइए, आइए हम सब गांधी इरविन समझौता से संबंधित प्रश्न को करते हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौता से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये सब सभी प्रश्न पहले भी बता दिए हैं, सभी एग्जाम, चाहे आप, आपके सिलेबस में अगर हिस्ट्री है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से किसी भी एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिस्ट्री तो चेंज होता नहीं है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि टीआरई 472 के लिए अगर कहीं लिखा हुआ है तो वहीं काम आएगा, ये सब जगह काम आते हैं सभी एग्जाम में। आइए, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1931 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च। आइए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इस समझौते के अनुसार क्या क्या हुआ था, ये देखते हैं समझौते में। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, राजनीतिक कैदियों जिनके विरुद्ध हिंसा और आरोप नहीं था, रिहा करने का आदेश। तीसरा, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। और चौथा, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। पांचवा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता का निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इसीलिए गांधी जी जब 1931 के अधिवेशन में, इस अधिवेशन का जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तो इसमें गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। आइए, गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये तेज बहादुर सप्रू के द्वारा निभाया गया था। वायसराय इरविन ने देश के सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। अच्छा, तेज बहादुर सप्रू, बी एस श्रीनिवास शास्त्री, एम आर जयकर और के प्रयत्नों से महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य जो फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। यानी कि गांधी जी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा किसने दी? सरोजिनी नायडू ने, यह भी ध्यान रखना। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में। 1931 के साथ साथ 5 मार्च, 5 मार्च भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? 5 मार्च 1931 को जो है ना गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये बीपीएससी स्कूल हेड टीचर में पूछा गया था क्वेश्चन है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे और रिपीट होते भी हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। आप इनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इससे संबंधित ये जो व्याख्या हम सब पढ़ते हैं, इससे ही क्वेश्चन रहते हैं। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? यह मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली। क्योंकि निम्नलिखित है तो ये ऑप्शन से पूछ रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना तो गया ही था, महात्मा गांधी प्रथम में नहीं गया था, इसीलिए ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भी नहीं गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, इसीलिए वो उसका हो जाएगा वो। आइए, 10 जून से
24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में प्रकाशित हुई। भारतीय राजनीतिक संगठन ने कमीशन की सिफारिश को स्वीकार कर दिया। कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में जो है ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन के में लगभग 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू थे, बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे और मोहम्मद शफी थे, आगा खां थे, फजलुल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना और होमी लोधी, एम आर जयकर और मुंजे भीमराव अम्बेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे। प्रश्नगत विकल्पों में दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया था, पर कांग्रेस की तरफ से नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? ठीक है, 1932 में जो ना तीसरा हो गया। अब आइए बताते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। इस प्रकार से याद रखना है दोस्तों। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। इस प्रकार कन्फ्यूजन नहीं हुआ। पहला 1930 मारना है, दूसरा 1931 मारना है। ऐसा नहीं कि पहला 1931 मारना है। निम्न से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? 1932 में तीसरा हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ना 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इनमें से भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन को बहिष्कार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? और इसमें हो जाएगा पहला में भी भाग नहीं लिया, तीसरा में भी नहीं लिया। ठीक है, इसमें भी नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिया, इसमें भाग नहीं लिया, इसीलिए एक से दी, ये दोनों में भाग नहीं लिया, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ना सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसमें हो गया ना दोस्तों ऐसा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने बोला, अम्बेडकर जी ने बोलने लगा कि हमको भी निर्वाचन, पृथक निर्वाचन चाहिए, कम्युनल अवार्ड जिसे बोल रहा गया। उससे क्या होता दोस्तों, एक तो मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन ले ही रखा था और 1919 में ही सिख और अंग्रेज जो भारत में रह रहे थे उनको, जो छोटे छोटे थे उनको 1919 में भी लिया था। ठीक है, और 1909 में तो मार्ले मिंटो के तहत अंग्रेज 1909 में मार्ले मिंटो के तहत जो है ना मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मिल गया। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अगर 1931 में भी यही हो जाता तो फिर गांधी जी क्या बोलते भारत आके, इसीलिए वो सफल हो गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लेकर के। आइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण इस सम्मेलन का कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल सका। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की। इससे पहले बताएं, इससे पहले इससे पहले जो है ना मुस्लिम लीग 1909 में ले चुके थे और सिख, जैन, बौद्ध जितने भी थे उसको 1919 में पृथक निर्वाचन के तहत उसको भी अधिकार मिल चुका था। अब दलित नेता भीमराव अम्बेडकर दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। अगर ऐसा हो जाता तो पूरा अलग अलग हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा इंडिया का करके रख देता, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे ये सब बंटवारा कर दिया। एक तो हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर दिया था पहले ही, अब हिंदू हिंदू में ये सब लड़ाने का भांज लगा रहा था अंग्रेज सब। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी भाप गए थे क्या आगे होने वाला है, इसीलिए अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। आइए,
डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय किस विषय पर मतांतरण हो गया था? ये जो दलित के लिए अलग नागरिक दर्जा नहीं, दलित के लिए पृथक मतदान, हाँ दलित के लिए पृथक निर्वाचन की मांग के लिए अलग हो गया था, टकराव हो गया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? खाली हाथ जो लंदन से भारत लौटे। आइए इसमें देखते हैं गांधी जी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। भारत पहुंचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर गांधी जी की जगह दूसरा आदमी रहता, अगर ये पृथक निर्वाचन, दलित पृथक निर्वाचन की मांग को अगर स्वीकार कर लेता तो आज क्या होता? एक तो 1909 में जब मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन दिया, तो आज हम भारत पाकिस्तान देख रहे हैं। दो हो गया, दो टुकड़ा इंडिया हो गया। और अगर फिर दलित को भी देता तो हो सकता है कि भविष्य में तीन टुकड़ा की मांग होता कि उसको दिया तो हमको भी अलग चाहिए। इस प्रकार भारत इंडिया टुकड़े टुकड़े में विभक्त विभक्त हो सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधान जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। ये जो 1931 में महात्मा गांधी गए थे गोलमेज सम्मेलन में, उसमें गोल मेज पे बैठाया गया था। गोल मेज पे बैठाया गया था सभी सदस्य को जो यहाँ से गए थे, इसीलिए उसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, याद रखना है। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के बीच सम्मेलन के लिए श्रृंखला के इस 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इस सम्मेलन में जून 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। अब आइए दोस्तों, सांप्रदायिक पंचांग एवं पूना पैक्ट से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। यही सांप्रदायिक पंचांग है दोस्तों, जो कि अंग्रेजों ने कोशिश अपना कर दिया। 1931 में तो महात्मा गांधी गए और नहीं माने सांप्रदायिक पंचांग को, दलित को पृथक निर्वाचन देने से तो मना करके आए, पर अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचांग के रूप में दलितों को आरक्षण दे ही दिया था। आइए देखते हैं पूना समझौता हस्ताक्षर कब किया? पूना समझौता पर हस्ताक्षर जो है 24 सितंबर 1932, इसका भी डेट याद रखना है, 24 सितंबर 1932। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो ना अनु गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुआ था। अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, वह है अछूतों के लिए। यानी अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, जो बता रहे थे अंग्रेजों को ने अपना काम कर दिया कि ये सब आपस में ही लड़े। पर इसमें अंबेडकर को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने गांधी जी के साथ वार्ता किया और 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के अनुयायियों के मत जो कि पुनः समझौता हुआ और उनको माने, और आज हम सब एक साथ हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों की कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिसमें सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, ऊपर बोले थे ना, मुसलमान और सिख और छोटे छोटे अल्पसंख्यक थे, उनको पहले ही दे दिया गया था। अब इस सांप्रदायिक पंचांग के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट जो हुआ ना दोस्तों, उसमें गांधी जी के द्वारा बोला गया कि आप सीटें जितना चाहें आप ले लीजिए, सीट आपके दलित ही लड़ेंगे,
पर वोट उसमें जो भी रहेंगे उस क्षेत्र में सभी वोट करेंगे। सीट दलित का होगा और वोट सभी करेंगे। पृथक निर्वाचन में होता क्या था कि अगर मुस्लिम का पृथक क्षेत्र है तो मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट करेगा, इसमें दिक्कत वाली बात। और कांग्रेस को इसमें सीटें दिया गया 71 और 147। आइए देखते हैं 71 147 क्या है। तो सांप्रदायिक आवाज प्रांतीय विधानमंडल के दलितों के लिए सुरक्षित सीटें की संख्या 71 थी। विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पुनः पैक्ट या पुनः समझौते में बढ़ाकर, पहले 71 थी, ठीक है, जिसे पुनः पैक्ट में बढ़ाकर 148 यानी मद्रास 30, 147 है दोस्तों, बस 147 47 48 बस रखिए ना। पहले प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीट 71 थी, 71 की जगह 148 कर दिया गया पुनः पैक्ट में। मद्रास से 30 था, सिंध सहित बम्बई से 15, पंजाब से 8, बिहार और उड़ीसा से 18, मध्य प्रांत से बरार से 20, असम से 7, बंगाल से 30 एवं आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत से 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि 147 मिलती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पुनः समझौते का उद्देश्य क्या था? पुनः समझौते का उद्देश्य जो है ना, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। पुनः समझौते का क्या उद्देश्य था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया ज्यादा, ताकि वो भी खुश रहे। कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी 1934। एक सेकेंड। लैपटॉप चार्ज में लगा दिए। आइए, हम सबका पहला क्वेश्चन है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई किसके मारे? आइए, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अक्टूबर 1934 में पटना में हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण जो ना कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। और ये क्वेश्चन आइए देखिए कितनी बार पूछा गया, रिपीटेड, 2008 में, 2001 में, 1997 में, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ? 1934 में। ये टीआरई में पूछ लिया, अभी पूछ रहे थे, आगे भी पूछा जाए। टीआरई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम सबका आ गया प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन 1937। हम सबका आ गया प्रांत प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न बनने ही बनने हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का गठन जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांत में सरकार बनाई। 5 प्रांत में जो ना 215 में से 159 सीटें जीत ली। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 215 सीटों पर लड़कर उन्होंने 159 सीटें प्राप्त की, जिसमें से बिहार में जो ना बिहार में 152 में से 98 सीटें प्राप्त की। मध्य प्रांत एवं बरार में जो ना मध्य प्रांत में जो ना 112 में से 70 सीटें, अच्छा, मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत और बरार में 112 में 70 सीटें, संयुक्त प्रांत में 288 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60 में से 36 सीटें तथा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत, अच्छा, कांग्रेस को बम्बई में पूर्ण बहुमत मिला। असम और उत्तर पश्चिम सीमांत
प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने में से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने जो है 6 प्रांत, मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बम्बई में जो है ना कांग्रेस का लगभग पूर्ण बहुमत यानी 175 में से 86 सीटें मिली थी। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का जो है ना मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें प्राप्त की दिखाया गया है, जो अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। आइए देखते हैं अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। यह कार्यकारिणी कमेटी 1937 है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा जो है काश्तकारी बिल पारित किए किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों और साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया गया। ठीक है। आइए कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। आइए कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 से संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया गया। कांग्रेस के हरिपुरा, देखिए कांग्रेस के हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में, ये याद रखना है। कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। ये तो 1938 में कांग्रेस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस को, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। अब आइए बात 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तब जो है ना राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जब अपने मन से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए। कारण क्या है? गांधी जी को पसंद नहीं थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये गर्म दिल के थे, गर्म टाइप के मिजाज के थे, और इसीलिए गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के समक्ष जो है ना गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया गया था। पट्टाभी सीतारामैया जब हार गए, तो गांधीवादी विचारधारा के जितने भी सदस्य थे कांग्रेस में, सभी इस्तीफा देने लगे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस खुद इस्तीफा दे दिए। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने 1938 में। ठीक है। अब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। अच्छा, अध्यक्ष तो बन गए 1939 में भी त्रिपुरी में, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिए, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष बने। ध्यानतव्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत यानी विशेषकर जापान के आत्मसमर्थन के संबंध में अगस्त सितंबर 1945 यानी अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, और जापान जापान ने सितंबर 1945 में जापान का आत्मसमर्पण संबंधी मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान जो अगस्त सितंबर 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने न कि चर्चिल, क्लेमेंट इटली थे। ठीक है, इसमें क्लेमेंट इटली थे। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के उपरांत चर्चिल की जगह इटली वर्ष 1945 से 51 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश संसद के आधिकारिक शोध लेख में स्पष्ट है कि ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की खबर को पुष्टि प्रधानमंत्री एटली ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से की थी। अब देसी रियासत से संबंधित प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आइए देसी रियासत से संबंधित प्रश्न। फर्स्ट को 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यही था बटलर कमेटी का उद्देश्य। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। ठीक है।
यह इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच जो न संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील लेजली स्कॉट को कमेटी के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए जन नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए यह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसके अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। आइए नेक्स्ट है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ये 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन आयोजन किया गया, जो ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलन और प्रजामंडलों का संघ था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके आयोजन में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927। याद रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, हो सकता है अब ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आए। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1927, बस डेट याद रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासक द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? प्रजा मंडल आंदोलन। उसका नाम था प्रजा मंडल आंदोलन। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। तो अब हम सबका आ गया द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, आइए इसको भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य हुआ। ठीक है, के प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन था। 1937 से 40 तक जो है ना प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन था, इन्हें प्रारंभिक प्रधानमंत्री। ठीक है, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल 40 से 45 था। फिर विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल आया 40 से 45। विंस्टन चर्चिल ने जो 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इसका कार्यकाल जो 40 से 45। ठीक है, 40 से 45 तो था ही, और उसके बाद 51 से 55 भी रहा, ध्यान रखना। अब हम सब जो ना पाकिस्तान की मांग से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। आइए, पाकिस्तान की मांग। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ऑफ नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है ना रहमत अली के द्वारा लिखा गया। ये विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली 1933 में लिखे एक पैम्पलेट में जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर यानी आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। नाउ और नेवर, आर वी टू लाइव लाइव और पेरिस ऑफ एवर में इस नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट में पाकिस्तान ने लिखा था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग है, जिसे बाद में पाकिस्तान किया गया। पाकिस्तान ऐसे लिखा था, पाकिस्तान पाकिस्तान का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान किया गया। पाकिस्तान शब्द की रचना जो ना पंजाब, अफगान, फ्रांसिस, कश्मीर तथा सिंध प्रांत के पहले अक्षर से तथा बलूचिस्तान तथा बलूचिस्तान प्रांत के अंतिम 3 अक्षर से किए गए हैं। इससे पंजाब, ऐसे अफगान, टर्बुलेंस, कैसे कश्मीर हो गया, ऐसे सिंध हो गया, और बलूचिस्तान का लास्ट के 3 लिया गया, जिसे बलूचिस्तान हम सब कहते हैं। किसने बांटो और छोरो के नारे को बुलंद किया था? ये जिन्ना के द्वारा जो ना
एम एन जिन्ना के द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा बुलंद। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बुलंद किया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि ब्रिटिश पहले भारत को दो भागों में हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांटे, इसके बाद भारत को छोड़कर जाए। इसी सोच को राजनीतिक नारे के रूप में बांटो और छोड़ो का नारा कहा गया है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व जो है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सोच के गजब लगा दोस्तों। ये पहले जो है ना मुस्लिम लीग पार्टी के खिलाफ थे, यानी मुस्लिम लीग जब बना था ना उसके खिलाफ थे। और ऐसा समय आया, सोचिए उसका चेहरा बनने के लिए इसने खुद जो पहले नहीं सोचते थे वही सब करने लगे। 1922 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसका अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इस अधिवेशन में पश्चिमोत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया। इसी लाहौर प्रस्ताव को आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। हालांकि यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रस्ताव में न तो विभाजन न ही पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया गया था। लाहौर प्रस्ताव में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की गई थी, न कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की। इसे ही उस समय कुछ लोगों के द्वारा स्वतंत्र देश यानी भारत पाकिस्तान मांग के रूप में देखा। हालांकि लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव ने आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया, मार्ग के द्वार को खोला। लाहौर अधिवेशन ने मुस्लिम लीग द्वारा जो ना पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया। कब? 1940 में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा जो है किस तिथि को मुक्ति दिवस बनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा जो ना 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। क्योंकि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में क्यों मनाया था दोस्तों? आइए बताते हैं क्यों मनाया। 22 दिसंबर 1939 को जो ना क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो ना 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 1939 में क्या हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा जो ना बिना कांग्रेस के अनुमति या भारतीय के अनुमति के बिना ही भारतीय सैनिक को अंग्रेज अंग्रेज अपने दुश्मनों के साथ युद्ध के लिए रवाना कर दिए थे। यानी अंग्रेज बिना अनुमति के, बिना राजनीतिक दल के सलाह या चर्चा के बिना ही भारतीयों को अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिए थे। इसीलिए जहाँ भी जहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, सभी ने एक साथ सरकार से इस्तीफा दे दिया था इसी दिन को। और मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर को। मुस्लिम लीग ने जो ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? ये 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये दो दो डेट याद रखना अच्छी तरीके से। पहला, मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को मुक्ति दिवस मनाया। ये याद है। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। वायसराय ने अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि के दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शन करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। यह कार्रवाई के तहत नोआखली दंगे जो ना बंगाल का प्रमुख केंद्र हो गया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना, क्योंकि पाकिस्तान का लॉर्ड मिंटो के द्वारा ये ना लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो ना, आइए देखते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मिंटो के द्वारा यही दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया। ध्यान है कि मिंटो द्वारा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के प्रस्ताव सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यही है दोस्तों 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिससे परिणति अंततः विभाजित हुई। मार्ले मिंटो के तहत ही 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम को मिला था ना छूट। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? ये डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर हंटर के द्वारा यह बोला गया। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स
में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यानी मुसलमान अगर खुश है तो अंग्रेज भारत में सुरक्षित है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहेगा, हम बीच में रोटी सेकते रहेंगे, यही इनका तो कहना ही था। अब आगे हम सब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 से, इससे पहले आप सबको बता दें, वीडियो अगर सही लग रहा होगा दोस्तों तो अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, लाइक के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यहाँ तक अगर वीडियो को देखे हैं। बाकी आइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को हम सब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 1940 से टारगेट यही रहेगा कि सीधे लास्ट वीडियो बस एक में ही पूरा आधुनिक भारत तक हम समाप्त करता है। 1940 से 47 तक तो बचेगा, एक ही वीडियो में समाप्त कर ही देंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत देखने को मिलेगा, ठीक। जस्ट ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।